हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद डीके। फ्रेंड्स, फिर हाजिर हैं देश और दुनिया की 4 दिसंबर की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज़ लेकर, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट डोज यानी करंट अफेयर्स। आज का पहला पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किस देश ने फाइजर बायोएनटेक कंपनी के कोविड-19 के टीके को मंजूरी प्रदान की है? इसका राइट आंसर है आपका ब्रिटेन। अब ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। उसने अपने नागरिकों के लिए कोविड-19 टीके को लगाने की मंजूरी दे दी है। अब ध्यान रखिएगा, ये 2 कंपनियां हैं। बायोएनटेक जो आपका कहाँ की कंपनी है? जर्मनी की कंपनी है, और जबकि फाइजर आपका यूएसए की कंपनी है। इन कंपनियों की वैक्सीन को यूनाइटेड किंगडम ने अपने नागरिकों को लगाने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। अब ध्यान रखिएगा, इनकी जो वैक्सीन है उसकी एफिशिएंसी 95% बताई जा रही है, यानी इसकी जो प्रभावशीलता है वो आपका 95% है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो यूनाइटेड किंगडम है ये कोई देश नहीं है, ये आपका 4 देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी 4 देशों से मिलकर ही आपका यूनाइटेड किंगडम बनता है, जिसमें शामिल है आपका इंग्लैंड, दूसरा है आपका उत्तरी आयरलैंड, और तीसरा देश है दोस्तों वेल्स, और जबकि चौथा है आपका स्कॉटलैंड। अब ध्यान रखिएगा, ये जो स्कॉटलैंड था वो बीच में काफ़ी न्यूज़ में था, काफ़ी चर्चाओं में था, और हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपका कुछ दिन पहले करंट में भी इसका बहुत अच्छे से जिक्र किया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आपका दुनिया का पहला देश है जिसने सैनिटरी प्रोडक्ट को क्या कर दिया है? बिल्कुल ही मुफ्त कर दिया है, ठीक है ना। और आपका इस देश की ये अच्छी पहल कही जा सकती है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। अब अभी हाल ही में आपका जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड भी काफ़ी चर्चाओं में है। अब ये इंग्लैंड क्यों चर्चाओं में है? क्योंकि दोस्तों ये कहा जा रहा है कि जो भारत का 2021 में रिपब्लिक डे होगा 26 जनवरी को, और वो होगा आपका 72वां रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस। इसके मुख्य अतिथि होंगे बोरिस जॉनसन। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी ऑफिशियली ना इंडिया ने इसे अनाउंस किया है और ना ही आपका यानी इंग्लैंड ने इसको अनाउंस किया है। इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि हुआ क्या था दोस्तों, 2018 में ये काफ़ी ज़्यादा आपका न्यूज में आ चुका था कि 2018 के जो मुख्य अतिथि होंगे वो आपका डोनाल्ड ट्रंप होंगे, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, बाद में मना कर दिया। अभी इन्विटेशन भारत ने भेजा है, अब वो इन्विटेशन एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं बोरिस जॉनसन, वो आने वाला समय है, और जो भी न्यूज़ होगा वो आपको सारी की सारी बातें हम लोग ज़रूर बताएंगे। अब ध्यान रखिए दोस्तों, अभी हाल ही में काफ़ी 2-3 वैक्सीन काफ़ी चर्चाओं में है, जो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक तो है आपका दोस्तों स्पुतनिक 5। क्या है स्पुतनिक 5? ये रशिया के द्वारा बनाया जा रहा है। एक है आपका कोवैक्सीन। क्या है आपका कोवैक्सीन? ये बनाया जा रहा है आपका किसके द्वारा? भारत बायोटेक के द्वारा हैदराबाद में। और एक भारत में और इम्पोर्टेंट वैक्सीन है जिसकी काफ़ी चर्चा हो रही है, कोविशील्ड। क्या नाम है आपका? कोविशील्ड। ये बनाई जा रही है सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा। तो दोस्तों इनको भी एडिशनल फैक्ट के बारे में ज़रूर अच्छे से याद करिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया। यह मनाया जाता है आपका 3 दिसंबर को। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका उद्देश्य होता है जो विकलांग लोग हैं, जो डिसेबल लोग हैं, उनके अधिकारों और कल्याण को आपका क्या देना? बढ़ावा देना। उनके जो राइट्स हैं, उनके जो वेलफेयर है, उसके लिए आपका जो है यानी लोगों को जागरूक करना। इसीलिए ये दिवस आपका मनाया जाता है 3 दिसंबर को, इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सन। 2015 में दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री ने विकलांग लोगों को दिव्यांग कहे जाने की अपील की थी, इसीलिए अब भारत में इनको किस नाम से आपका बुलाया जाता है? दिव्यांग नाम से। इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखिएगा। इन्हीं के वेलफेयर के लिए, इन्हीं के राइट्स के लिए और इनके अधिकारों के अवेयरनेस के लिए 1983 में इस दिवस की शुरुआत यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा की जाती है, और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ये घोषणा की जाती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ 1983
1983 से 1992 तक आपका क्या मनाएगा, विकलांगों के दशक के रूप में सेलिब्रेट करेगा। तो इन सारे पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में न्यू BTS कानून खबरों में था, यह किस देश से संबंधित है? सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, ये दक्षिण कोरिया से संबंधित है। अब बात करते हैं क्या है ये BTS कानून और क्यों आपका जो है न्यूज़पेपर्स में है और क्यों हम इसकी इतनी चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, आपका 7 यंगर है, यानी कहने का मतलब 7 युवा है। इनका एक आपका पॉप सिंगर ग्रुप है जिसका नाम है आपका BTS। क्या नाम है? BTS। इन्हीं पॉप सिंगर के लिए आपका साउथ कोरिया को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करना पड़ा है, आपका संशोधन करना पड़ा है, अमेंडमेंट करना पड़ा है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों इस बात को ध्यान से सुनिएगा, ये है आपका रशिया, ये है आपका चाइना, ये है आपका जापान और ये है आपका नॉर्थ कोरिया और ये है आपका साउथ कोरिया। इस साउथ कोरिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है इनका साउथ कोरिया का, जो है आपका 39। इसी 39 आर्टिकल में संशोधन कर रखा है इन 7 आपका जो है यंगर्स के लिए, यानी कहने का मतलब युवाओं के लिए। अब क्यों कर रखा है, क्या है ये 39 आर्टिकल, समझते हैं। आर्टिकल 39 दक्षिण कोरिया का ये साफ साफ कहता है कि कोई भी कोरियाई नागरिक जो आपका दक्षिण कोरिया का क्या होगा, नागरिक होगा, उसे मिलिट्री सर्विस में कार्य करना, मिलिट्री सर्विस में नौकरी करना कंपलसरी है, अनिवार्य है 18 से 28 उम्र के युवाओं को। और वो कंपलसरी है आपका किसके लिए, बॉयज़ के लिए। गर्ल्स के लिए कोई वहाँ पे कंपलसरी नहीं है। कोई अपनी मर्जी से अगर मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करना चाहता है, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो आर्मी हो, वो अपनी मर्जी से कर सकता है। लेकिन बॉयज़ के लिए आपका यहाँ पर क्या है, कंपलसरी है। लेकिन ध्यान रखिएगा, साउथ कोरिया ने जो ये BTS आपका बैंड है या आपका पॉप सिंगर ग्रुप है, इनके लिए आपका इसमें संशोधन कर दिया है। और संशोधन ये कर रखा है कि आपका ये जो BTS बैंड के आपका युवा हैं, 7 युवा हैं, इनको मिलिट्री सर्विस में नौकरी करना कंपलसरी नहीं होगा, यानी इनको इससे छूट दी जाती है। अब ये छूट क्यों दी गई है, क्योंकि आपका दक्षिण कोरिया सरकार का ये कहना है कि ये लोगों का मनोरंजन करते हैं। अगर हम इनको मिलिट्री ट्रेनिंग देते हैं या मिलिट्री सर्विस में रखते हैं तो इनकी जो आपका यानी गायकी है या इनका जो आर्ट है वो ये लोगों को क्या नहीं कर पाएंगे, अपने सॉन्ग्स को सुना नहीं पाएंगे। इसीलिए दोस्तों इनके लिए आपका BTS ग्रुप के लिए छूट दे दी गई है। इसीलिए जो BTS कानून है वो काफ़ी चर्चाओं में है। अब आपका एक सवाल हो सकता है कि सर आपका जब सभी लोग आपका 18 से 28 साल के सभी युवा मिलिट्री सर्विस में आपका अनिवार्य है और सभी लोग मिलिट्री सर्विस में जाना अनिवार्य है, तो आपका और काम यहाँ पर कौन लोग करते होंगे। अब ध्यान रखिएगा, साउथ कोरिया में 2 प्रकार के मिलिट्री सर्विस हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के आपका मिलिट्री सर्विस है। एक तो है आपका एक्टिव, ठीक है ना, और दूसरा है आपका नॉन एक्टिव। अब ध्यान रखिएगा, जो एक्टिव सर्विस है इसमें आपका किसी भी व्यक्ति को 18 से 28 साल तक मिलिट्री सर्विस में एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन नॉन एक्टिव लोगों को केवल आपका मिनिमम सर्विस करनी होती है, यानी कहने का मतलब 18 महीने की इनकी ट्रेनिंग होती है और उसके बाद ये और प्रोफेशन को क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये 18 महीने की ट्रेनिंग सभी व्यक्तियों के लिए, वहाँ के बॉयज़ के लिए जो 18 से 28 साल के हैं उनके लिए आपका क्या है, कंपलसरी है, प्रोवाइडेड वो 18 साल की मिनिमम सर्विस के बाद क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग के बाद अपना अन्य प्रोफेशन में जा सकते हैं। अब आपका एक और सवाल हो सकता है कि सर आपका यहाँ पर मिलिट्री सर्विस को इतना फोकस क्यों किया जा रहा है कि सबको मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये है आपका नॉर्थ कोरिया। शायद आपने सुना होगा किम जोंग उन बड़ा खतरनाक आदमी है और आपका प्रेजेंट टाइम पर दुनिया में खतरनाक व्यक्तियों में से
से एक आपका जो है चुना जाता है, इसको कहा जाता है, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा इसके लंबे समय से, यानी जब किम जोंग उन नहीं था उससे पहले से भी साउथ कोरिया पर ये लगातार हमला करते रहता है, ठीक है ना। तो आपका भैया ये कब अपना डिसीजन किस तरीके का कर दे, कब मिसाइल दाग दे या कब युद्ध की घोषणा कर दे, इसका कोई भरोसा नहीं है। और जैसा भारत और पाकिस्तान के बीच है, इससे भी खतरनाक आपका नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच है। तो इस वजह से आपका हम पहले से मजबूत रहे, हम पहले से प्रिपेयर रहे, इसीलिए आपका साउथ कोरिया अपने सभी आपका नागरिकों को, मेल नागरिकों को क्या देता है, मिलिट्री ट्रेनिंग देता है कंपल्सरी। उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 39 में इस बात को मेंशन कर रखा है। लेकिन ये आपका 7 यंगर्स का, बॉयज़ का जो ग्रुप है, जिसे आपका किस नाम से जाना जाता है, बीटीएस ग्रुप के नाम से जाना जाता है, इनको इसमें क्या दे रखी है, छूट दे रखी है। अगर बात करें आपका साउथ कोरिया के हिस्ट्री की, थोड़ा ब्रीफ में आपका इसको हम लोग डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहले जापान था, जापान आपका जो एक टापू है, तो यहाँ पर ज़मीन बहुत ज़्यादा नहीं थी, ठीक है ना। तो होता क्या है कि यहाँ के लोग आपका इधर वाले क्षेत्र में जाते हैं जहाँ पर आपका नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है, इस क्षेत्र को आपका कब्जा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है, जब 1945 में, ठीक है ना, 1945 में यहाँ पर यूएसए के द्वारा बम गिराया जाता है हिरोशिमा और नागासाकी पे, आपको ध्यान है 6 और 9 दिसंबर आपका 1945 को। तो उसके बाद यहाँ पर जितना भी इनका कैप्चर था, अधिकार था, ये सारे लोग जापानी कहाँ आ जाते हैं, अपने मूल स्थान पर आ जाते हैं, जापान में। तो होता क्या है, मौका पाकर रसिया यहाँ पर कब्जा कर लेता है नॉर्थ कोरिया पर, और यहाँ आपका साउथ कोरिया पर कौन कब्जा कर लेता है, यूएसए यानी अमेरिका, क्योंकि उस समय इनके बीच में कोल्ड वार चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था, ठीक है ना। तो जब शीत युद्ध चल रहा था तो ये दोनों आपका अपने अपने साइड में इसको कब्जा कर लेते हैं। बाद में, ठीक है ना, यानी कुछ समय बाद इन दोनों की काफ़ी आलोचना होती है कि इन्होंने यहाँ पर आपका जो है ज़बरदस्ती क्या कर रखा है, कब्जा कर रखा है। तो आपका करते क्या है ये लोग, रसिया अपनी कठपुतली सरकार यहाँ पर बनाता है, यानी नॉर्थ कोरिया में, जबकि साउथ कोरिया में आपका यूएसए के द्वारा अपनी कठपुतली सरकार स्थापित की जाती है। और दोस्तों होता क्या है कि उसके बाद इन दोनों के बीच में, क्योंकि एक तरफ आपका यूएसएसआर की विचारधारा थी, ठीक है ना, कम्युनिस्ट विचारधारा, समाजवाद की विचारधारा और साम्यवाद की विचारधारा, और इधर था आपका पूंजीवाद की विचारधारा, उदारवाद की विचारधारा। तो इन दोनों में लंबे समय से क्या है, अभी भी संघर्ष बना हुआ है, और आपका ये इतने ऊपर तक पहुंच चुका है कि आज एक देश को मिलिट्री सर्विस कंपलसरी करनी पड़ रही है अपने देश में। तो इन सारे पॉइंट को दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। 38 आपका जो डिग्री पर ये दोनों देश का विभाजन है, इसीलिए कभी आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आपका इनका विभाजन किस यानी इनके बीच की जो सीमा रेखा है वो किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आएंगी। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार किस पुलिस स्टेशन को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? ये चुना गया है आपका नोकपोक सेमकई, ये आपका मणिपुर का स्टेशन है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। सेकेंड स्थान पर आपका चुना गया है ऑल वीमेन पुलिस स्टेशन सोरमांगलम, ये है आपका सालेम सिटी तमिलनाडु में स्थित है। जबकि आपका तीसरा स्थान मिला है आपका खरसांग पुलिस स्टेशन अरुणाचल प्रदेश को। किसको मिला है? खरसांग पुलिस स्टेशन अरुणाचल प्रदेश को आपका तीसरा स्थान मिला है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो रैंकिंग है ये 2015 से भारत का जो गृह मंत्रालय होता है, होम मिनिस्ट्री होता है, उसके द्वारा आपका जारी की जाती है। और दूसरा पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि आपका ये प्रत्येक वर्ष 2015 से जारी की जाती है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, इस साल आपका इस सर्वे में लगभग 16,671 पुलिस स्टेशन को शामिल किया गया, और उसमें पहला स्थान किसने पाया? नोकपोक सेमकई पुलिस स्टेशन मणिपुर, ठीक है ना। किसने? नोकपोक सेमकई पुलिस स्टेशन मणिपुर ने आपका पहला स्थान पाया। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अब इसका आपका जो है क्या होता है क्राइटेरिया कि इनको पहला, दूसरा, तीसरा स्थान दिया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा,
इनको ये आपका जो है देखा जाता है, इनका पूरा का पूरा आंकड़ा साल भर का, कि इन्होंने गुमशुदाओं की तलाश किस तरीके से की, कितने आपका गुमशुदा लोगों को इन्होंने अपने घर तक आपका जो है पहुंचाया, डेड बॉडीज की पहचान इन्होंने किस तरीके से की, और आपका जो है जो क्रिमिनल था उस तक ये किस तरीके से पहुंचे, महिला उत्पीड़न की रिपोर्ट कार्ड इनका क्या है, इन्होंने महिलाओं के जो उत्पीड़न था उसके अगेंस्ट किस तरीके से कदम उठाए। तो ये सारे पॉइंट दोस्तों इसमें मेंशन किए जाते हैं और इसी के आधार पर आपका इन्हें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 रैंक आपका दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आपका मणिपुर की, नॉर्थ ईस्ट का एक आपका जो है राज्य है, आपका हिमालयी राज्य है, बहुत ही फेमस झील यहाँ पर लोकटक झील स्थित है। इसी में आपका एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है जिसे हम लोग काबुल लामजाओ नामक आपका जो है पार्क कहते हैं। ये दुनिया का पहला आपका क्या है, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। यहीं आपका संगाई हिरन पाया जाता है जो इसे डांसिंग डियर के नाम से हम लोग जानते हैं। मैरी कॉम यहीं की है यानी मणिपुर की है। अनब्रेकेबल इनकी क्या है, आपका पुस्तक है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और इसकी राजधानी है आपका कहाँ, इम्फाल। तो दोस्तों इन सारे पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और प्रत्येक वर्ष दिसंबर में गृह मंत्रालय के द्वारा आपका जो हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन होते हैं इनके आपका आंकड़े जारी किए जाते हैं। तो दोस्तों इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज 2020 किसे प्रदान किया गया है? ये किया गया है आदत रहमान को। ठीक है ना, किसको किया गया है? आदत रहमान को। यह पुरस्कार आपका जो है बच्चों के राइट्स के लिए, बेहतर काम के लिए दिया जाता है और आपका ये यूथ्स को ही, चिल्ड्रंस को ही दिया जाता है। और ध्यान रखिएगा आदत रहमान केवल 17 वर्ष के बांग्लादेश के एक युवा हैं। साइबर बुलिंग यानी कहने का मतलब बच्चों के खिलाफ जो ऑनलाइन हिंसा होती है या आपका उनके खिलाफ जो आपका जो है एक साइबर क्राइम होता है उसको रोकने के लिए इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। तो इसीलिए आपका आदत रहमान को मलाला यूसुफजई के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया गया। अब ध्यान रखिएगा मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की एक सोशल वर्कर हैं। 2014 में इनको क्या मिला था? नोबेल शांति पुरस्कार मिला था कैलाश सत्यार्थी के साथ। ठीक है ना, और ये सबसे कम उम्र में यानी 17 वर्ष में नोबेल प्राप्त करने वाली आपका जो है सबसे कम उम्र की नोबेल विजेता है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। ग्रेटा थनबर्ग एक आपका जो है इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट हैं, पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। कहाँ की? आपका स्वीडन की। अभी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी इनको क्या किया गया था? चुना गया था। तो ये सारे पॉइंट दोस्तों बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये है आपका, इनकी तस्वीर को आप देख सकते हैं। ये बांग्लादेश के एकदम यूथ हैं, 17 साल के हैं। इनके द्वारा आपका इनको क्या किया गया यानी पुरस्कार प्रदान किया गया। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हाल ही में महाशय धर्मपाल का निधन हो गया। यह किस मसाला कंपनी के मालिक थे? ये थे आपका MDH के। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो महाशय धर्मपाल गुलाटी थे इनकी 98 ईयर्स में आपका मौत हो गई। अब थोड़ा इनकी कहानी भी जानते हैं, क्या रहा था इनका लाइफ, क्योंकि दोस्तों ऐसे लोगों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमें अपने लाइफ का डिसीजन एक दिन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि संघर्ष बहुत लंबा होता है, सफलता एक दिन की होती है। इसीलिए हमें ज़िंदगी में खूब मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। अब जानते हैं कौन थे आपका महाशय धर्मपाल गुलाटी, जिन्होंने आपका जो है MDH जैसी कंपनी को स्थापित किया और भारत में आपका मसाला किंग के नाम से इन्हें जाना जाता है, यानी मसाला किंग बने। क्या है इनका सफ़र? सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, महाशय धर्मपाल गुलाटी ये एक्चुअली में 27 मार्च 1923 को, कब? 27 मार्च 1923 को कहाँ आपका इनका जन्म होता है? सियालकोट, वर्तमान पाकिस्तान में। इनके पिताजी का नाम होता है चुन्नीलाल। ये जो चुन्नीलाल जी होते हैं इनका अपना मसालों का पुश्तैनी व्यापार होता है। कहाँ पर? आपका सियालकोट, पाकिस्तान में। ठीक है ना। 1923 में इनका जन्म होता है। तो उस समय भारत का क्या नहीं हुआ था? विभाजन नहीं हुआ था। तो इनका ठीक ठाक आपका बिजनेस चल रहा था। पढ़ाई में इनको इंटरेस्ट था नहीं, तो ये क्या करते हैं 5वीं में पहुंचते हैं और वहीं से आपका पढ़ाई छोड़ देते हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद पिताजी के कारोबार में हाथ बटाते हैं। होता क्या है 1947 में भारत का विभाजन होता है 14 अगस्त 1947 को, और जिस तरीके से आपका नरसंहार होता है, जिस तरीके से आपका विभाजन की जो आग होती है और जो दंगे होते हैं उनमें इनका परिवार भी प्रभावित होता है। तो ये भागकर कहाँ आ जाते हैं? पंजाब आ जाते हैं। पंजाब के अमृतसर में आपका शरण लेते हैं ये कुछ दिन, और वहाँ पर कुछ दिन रहने के बाद ये फिर आपका दिल्ली पहुँचते हैं और दिल्ली
पहुंचकर ये कीर्तिनगर में आपका जो है रहते हैं। अब कीर्तिनगर में ही आपका ये तांगा चलाना शुरू करते हैं शुरुआत में, और 600 रुपये का ये आपका तांगा खरीदते हैं। जबकि जब ये सियालकोट से निकले थे तो सियालकोट से निकलते समय इनके पास केवल आपका 1500 रुपये थे। कितने से रुपये थे? 1500। और उसमें से दोस्तों 600 रुपये में ये आपका तांगा खरीद लेते हैं। कुछ दिन तांगा चलाते हैं, ठीक ठाक बिजनेस नहीं चल पाता है, तो कुछ दिन बाद इनका मन नहीं लगता तांगा चलाने में, तो ये फिर से आपका दिल्ली के कीर्तिनगर में ही अपने मसाले का व्यापार शुरू करते हैं। किसका? मसाले का व्यापार ये शुरू करते हैं, और उस दुकान का नाम रखते हैं आपका महासैदी दी हट्टी। क्या रखते हैं दोस्तों? महासैदी दी हट्टी। हट्टी का मतलब होता है दोस्तों दुकान, और जिसको हम लोग शॉर्टकट में किस नाम से जानते हैं? MDH। किस नाम से जानते हैं? MDH। अब धीरे धीरे इन्होंने अपनी दुकान का कारोबार शुरू किया, और धीरे 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 इनकी जो MDH मसाला था वो चल पड़ी, इनका मसाला का कारोबार चल पड़ा। और दोस्तों इन्होंने आपका वो 1500 से 1500 करोड़ की अपनी क्या बनाई? संपत्ति बनाई। और आपका अभी 98 वर्ष में इनकी क्या हो गई? मौत हो गई। यानी अपने जीवन में इन्होंने संघर्ष किया और आपका हारे नहीं और आगे बढ़े, और बाद में इतने आपका जो है ऊंचे स्तर तक पहुंचे कि 2019 में इनके सामाजिक कार्यों के लिए आपका भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा इनको पद्म विभूषण अवार्ड, जो भारत का दूसरा सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, इनके पब्लिक वेलफेयर में किए गए कार्यों के लिए, सामाजिक कल्याण में किए गए कार्यों के लिए इनको आपका पद्म विभूषण प्रदान किया गया। अगर बात करें भारत के नागरिक सम्मान की, ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न होता है। भारत रत्न की स्थापना 1954 में की जाती है, और सबसे पहले 1954 में 3 व्यक्तियों को दिया जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और CV रमन को। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी वनडे एग्जाम में इनका सिंगल नाम आता है, तो ध्यान रखिएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सबसे पहले ये अवार्ड दिया गया था, उनको बुलाया गया था, इसीलिए आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन अगर सिंगल ऑप्शन आता है तो हमेशा आपका वो राइट आंसर होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और ध्यान रखिएगा 1954 से आपका फिर दो विदेशी व्यक्तियों को भी ये दिया जा चुका है। एक तो आपका सीमांत गांधी। कौन है आपका? सीमांत गांधी। ये पहले विदेशी थे जिन्हें आपका भारत रत्न आपका प्रदान किया गया, जिन्हें हम लोग आपका जो है खान अब्दुल गफ्फार खां के नाम से भी जानते हैं। लाल कुर्ती नामक इन्होंने संगठन बनाया था। और ध्यान रखिएगा दूसरे व्यक्ति थे आपका साउथ अफ्रीका के पहले श्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला। इनको भी आपका क्या किया गया है? अभी तक भारत रत्न प्राप्त हुआ है। तो 2 व्यक्ति हैं जिन्हें आपका विदेशियों को भारत रत्न प्राप्त हो चुका है, यानी दिया जा चुका है। पहले तो थे आपका कौन? सीमांत गांधी यानी खान अब्दुल गफ्फार खां, और दूसरे हैं आपका नेल्सन मंडेला। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। 1971 में सबसे पहली महिला थी आपका भारत रत्न प्राप्तकर्ता, आपका भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। तो ये पॉइंट भी दोस्तों बहुत अच्छे से आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। अगर सर्वोच्च सम्मान की बात करें तो पहला तो है आपका भारत रत्न, दूसरा सर्वोच्च सम्मान होता है भारत का नागरिक सम्मान, उसका नाम है क्या? आपका पद्म विभूषण। और तीसरा आपका सर्वोच्च सम्मान होता है पद्म भूषण, जबकि चौथा होता है आपका पद्मश्री। ये सारे पॉइंट दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो एक लंबा इतिहास, एक आपका ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन में संघर्ष किया, वो आपका क्या हो चुके हैं? स्वर्ग सिधार हो चुके हैं 98 साल की उम्र में, यानी अपनी पूरी जिंदगी जीकर आपका ये गए हैं। तो इन सारे पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और दोस्तों एक पॉइंट अच्छे से ध्यान रखिएगा, भारत का जो मसालों का शहर बोला जाता है या मसाला स्टेट बोला जाता है, वो बोला जाता है केरल में। और केरल में ही सबसे ज़्यादा आपका मसालों का क्या होता है? उत्पादन होता है। इस पॉइंट को भी आप एडिशनल फैक्ट के रूप में अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में चक्रवात निवार के बाद कौन सा चक्रवात फिर से दक्षिण भारत में टकराया है? ये आपका तमिलनाडु में फिर से टकराया है, जिसका नाम है आपका बुरेवी। अब ध्यान रखिएगा, इससे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि होता क्या है दोस्तों,
चक्रवात आपका जो है दो प्रकार से होता है, एक तो अपवेलिंग होता है और एक होता है डाउनवेलिंग। अब ध्यान रखिएगा, अपवेलिंग का मतलब ये होता है कि जो पहला तूफान होता है वो समुद्र की गहराइयों से ठंडे पानी को ऊपर ले आता है, इसे अपवेलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवेलिंग। अब ध्यान रखिएगा, जब इसके बाद कोई तूफान आता है, यानी कहने का मतलब पहला तूफान जब समुद्र की गहराइयों से ठंडे पानी को ऊपर ले आता है, तो जो दूसरा तूफान उसी के तुरंत बाद आता है वो गर्म पानी को ऊपर से नीचे चले आपका ले जाता है। तो इसीलिए दोस्तों वो ज़्यादा आपका क्या नहीं करता है, नुकसान नहीं करता है। और ध्यान रखिएगा, ये आपका जो है जो तमिलनाडु है उसी के कराईपल पर क्या हुआ, टकराया। और ध्यान रखिएगा, मैंने बहुत बार बताया हूँ कि जो आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है उसमें चक्रवात हमेशा आपका एंटी क्लॉक घूमता है, जबकि मैंने आपको बताया था कि जो सदर्न हेमिस्फीयर होता है यानी आपका दक्षिणी ध्रुव होता है, वहाँ पर आपका जो है जिस तरीके से क्लॉक आपका क्या करता है, घूमता है, वैसे ही आपका यानी चक्रवात घूमता है। ये पॉइंट भी आप एक्स्ट्रा एडिशनल फैक्ट के रूप में ज़रूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अभी हाल ही में काफ़ी तूफान कहाँ पर टकराए हैं, आपका तमिलनाडु में टकराए हैं, जिनमें से आपका जो है गाजा है और आपका निवार है, निसर्ग है, एम्फान है, बुरेवी है, ये सारे आपका इंडियन ओशन में क्या हुए, टकराए। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये देखिए इस तरीके से आपका जो है एंटी क्लॉक में घूम रहा है तूफान। ये आपका अगला पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाल ही में सीमा सड़क संगठन, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, BRO, ठीक है ना, संगठन की महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अब ध्यान रखिएगा, ये नियुक्त किया गया है आपका राजीव चौधरी को। किसको नियुक्त किया गया है? राजीव चौधरी को। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इनको जो चुना गया वो चुना गया आपका किसके स्थान पर? हरपाल सिंह के स्थान पर, ठीक है ना। अब ये जो BRO है, BRO एक्चुअली में जो हमारे बॉर्डर एरियाज होते हैं, ठीक है ना, जैसे मान लो पाकिस्तान बॉर्डर पर और आपका नेपाल बॉर्डर पर, बांग्लादेश बॉर्डर पर और चाइना बॉर्डर पर, इन बॉर्डर्स पर सड़कों का निर्माण इसी के द्वारा किया जाता है। साथ में जितने भी रेल लाइन्स होते हैं और आपका पुल्स वगैरह होते हैं, ब्रिज वगैरह होते हैं, सारे के सारे आपका जो है यानी जो विनिर्माण के काम है वो आपका BRO के द्वारा ही कराए जाते हैं। और ध्यान रखिएगा आपका, जबकि हम अगर अपने देश के अंदर देखें तो वो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी PWD के द्वारा, PWD सॉरी माफ करेगा, उनके द्वारा ये कार्य किए जाते हैं। अगर बात करें हम लोग BRO की, तो BRO की स्थापना होती है आपका 1960 में। इसका मुख्यालय है आपका दिल्ली में। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आपका डिफेंस मिनिस्ट्री यानी रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये आपका रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। और इसके महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? राजीव चौधरी। कौन नियुक्त किए हैं? राजीव चौधरी। इससे पहले आपका हरपाल सिंह थे। कौन थे दोस्तों? हरपाल सिंह। और ध्यान रखिएगा, अभी जो ये राजीव कुमार हैं, ये हैं आपका नीति आयोग के उपाध्यक्ष। और के वेणुगोपाल कौन है वर्तमान में? भारत के अटॉर्नी जनरल। तो ये सारे पॉइंट भी दोस्तों अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये है आपका कौन? राजीव चौधरी। और ये है आपका हरपाल सिंह, ठीक है, इन्हीं के स्थान पर इनको बनाया गया है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पद्म पुरस्कार लौटा दिया है। पद्म पुरस्कार की स्थापना हुई, ये हुई दोस्तों 1954 में, जब आपका भारत में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? भारत रत्न की। तो उसी समय आपका पद्म पुरस्कारों की स्थापना भी होती है, यानी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री की आपका स्थापना होती है। अब ये जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं प्रकाश सिंह बादल, इन्होंने आपका पद्म पुरस्कार इसलिए लौटाने की घोषणा की है क्योंकि इनका ये कहना है कि आपका जिस तरीके से जो किसान हैं, किसान के मुद्दों को सरकार के द्वारा
अनसुना किया जा रहा है, उनके मुद्दों को नहीं सुना जा रहा है और जो एमएसपी है उसको आपका जो है कानून के रूप में स्थापित नहीं किया जा रहा है। किसान सड़कों पे हैं, आप सब लोग जानते हैं। तो इसीलिए आपका इन्होंने क्या कर रखा है, अपना पद्म पुरस्कार वापस कर रखा है और इसके पीछे कहीं ना कहीं आपका राजनीति भी है। और लंबे समय से किसान आपका जो स्वामीनाथन रिपोर्ट की थी, जिन्होंने आपका जो एमएसपी है उसे एक कानून के रूप में स्थापित करने की बात कही थी, तो उनके आपका जो है जो रिपोर्ट है उस पर आपका अमल नहीं किया जा रहा है, स्वामीनाथन रिपोर्ट की जो रिकमेंडेशन थी। तो इसको लेकर आपका इन्होंने कहा है कि मैं अपने पद्म पुरस्कार को क्या करता हूँ, आपका लौटाता हूँ। क्योंकि अभी हाल ही में आपका जो शिरोमणि अकाली दल है, इसी के ये लीडर हैं और इसी के एक लीडर हैं हरसिमरत कौर, ठीक है ना। इन्होंने खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय से आपका क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था और अभी नरेंद्र सिंह तोमर इसके आपका जो है मंत्री हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने किसान बिल के विरोध में ही दिया था। इनका अपना पॉलिटिकल कहीं ना कहीं आपका उस जो बैकग्राउंड है वो भी यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, कमज़ोर हो रहा था, तो इसलिए इन्होंने इस्तीफा दिया था, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। तो इनको उन्होंने अभी पद्म पुरस्कार लौटने की घोषणा कर दी और भारत में लंबे समय से लोग आपका अपने कहने का मतलब विरोध में ये पुरस्कार वगैरह लौटा रहे हैं लंबे समय से। आप सब लोग न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहे होंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये जो प्रकाश सिंह बादल जी हैं, ये आपका पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कहाँ के, पंजाब के। बढ़ते हैं हम लोग, ये भारत रत्न है दोस्तों। अगर भारत रत्न के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं और ध्यान रखिएगा 2019 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख। और ध्यान रखिएगा सचिन तेंदुलकर पहले ऐसे आपका जो है व्यक्ति हैं, खिलाड़ी हैं, जिन्हें आपका भारत रत्न दिया जा चुका है, ठीक है। इससे पहले किसी खिलाड़ी को आपका भारत रत्न नहीं दिया गया। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हाल ही में किस देश की प्रयोगशाला में उत्पादित मांस की बिक्री को मंजूरी दे दी है? ये दे दी है आपका सिंगापुर ने। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपका प्रयोगशाला में उत्पादित मांस होता है, ठीक है ना, उसमें आपका ना ही किसी जानवर को मारने की ज़रूरत है और ना ही उसके लिए आपका किसी जानवर के मांस की क्या होती है, ज़रूरत होती है। तो आपका इस मांस को बोलते हैं आपका कल्चर्ड मांस। क्या बोलते हैं? आपका कल्चर्ड मांस, जो कहाँ बनाया जाता है, प्रयोगशाला में निर्मित किया जाता है। अब आप एक सवाल पूछेंगे कि सर कैसे बन सकता है, कैसे पॉसिबल? होता क्या है, जानवर के शरीर में जो स्टेम कोशिकाएं होती हैं, ठीक है ना, स्टेम सेल होती हैं, वो आपका जो है ली जाती हैं और स्टेम जो सेल होते हैं इसी के द्वारा मांसपेशियों का विकास किया जाता है और तब इस तरीके से आपका ये कल्चर्ड मीट के रूप में क्या होता है, बनता है, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, स्टेम सेल के द्वारा इसे बनाया जाएगा। तो इन फ्यूचर में दोस्तों इस तरीके के भी आपका इन्वेंशन हो चुके हैं कि अब हमें आपका ना किसी जानवर को मारने की ज़रूरत है, ना ही आपका जो है हमें यानी किसी को मारने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो अब आपका यानी ये प्रयोगशाला में ही मांस का निर्माण हो चुका है और इन फ्यूचर में आपका किस तरीके से होगा और भारत में क्या ये डेवलप होगा नहीं होगा, वो समय की बात है। लेकिन इस पॉइंट को अच्छे से आप ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर आपका प्रयोगशाला में जो प्रोडक्शन मीट है उसको क्या मिल चुकी है, मंजूरी मिल चुकी है। अगर बात करें सिंगापुर की, सिंगापुर और भारत के बीच में अभी हाल ही में दोस्तों एक सैन्य अभ्यास हुआ, उसको याद रखिएगा, जिसका नाम है आपका सिम्बेक्स। क्या नाम है आपका? सिम्बेक्स। और ये हुआ आपका इंडिया वर्सेज सिंगापुर के बीच में। किसके बीच में? इंडिया वर्सेज सिंगापुर के बीच में हुआ। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो ये था दोस्तों आज की सभी करंट अफेयर्स न्यूज़ का एनालिसिस, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए करंट अफेयर्स न्यूज़ के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।